मेरा नाम एलिफ्ज़ी है और आज मैं आपको एक आज़ादी देने आया हूँ। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की आज़ादी। अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करने की आज़ादी। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आज मेरे पास मेरी वाइफ़ का फ़ोन आया और वो मुझसे कहती कि आज ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो कुछ ऑर्डर करना हो तो कर लो। एंड आई सेड मेरे पास पैसे नहीं है अभी। बोले हाँ, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। अब मैं उसे क्या बोलता, उसके पास पैसे इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी सारे खर्चे वही देख रही है, मैं तो कमा नहीं रहा। खैर, अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या होता है अपनी सीमाओं को समझना, उन्हें देख पाना, उन्हें स्वीकार कर पाना और अपनी सीमाओं में ही अपनी मुक्ति ढूंढ लेना। आज के पहले किसी भी वेस्टर्न थिंकिंग थॉट में लिबरेशन का जिक्र नहीं आया, और क्योंकि शायद मैं इस तरीके का पहला इंडियन या ईस्टर्न व्यक्ति हूँ जो वेस्टर्न थिंकिंग सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है, आई हैव इंट्रोड्यूस दिस कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन यानी मुक्ति। और ऑब्जर्विडिज्म में मुक्ति कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस या कुछ फालतू की बातें नहीं है। ऑब्जर्विडिज्म में मुक्ति का मतलब है इस बात को समझ लेना कि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। हर व्यक्ति के अनुभव विशिष्ट और परिवर्तनीय है। सच्ची मानसिक शांति हमें हमारी सीमाओं, कमज़ोरियों, गलतियों को स्वीकार करके मिलेगी। हम में से किसी के पास कोई एब्सोल्यूट फ्री विल नहीं है। हर व्यक्ति के ऊपर उसके समाज, परिवार, मित्र, जिन चीज़ों को वो पढ़ता, देखता, सुनता है, सोशल मीडिया का प्रभाव होता है। और इसीलिए जीवन में किसी प्रकार की संपूर्णता नहीं होती, ना रिश्तों की संपूर्णता, ना हमारे सपने पूरे हो पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। और मोटिवेशन और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी, पॉजिटिव थिंकिंग और सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री ने हमारा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। हमें लगता है क्योंकि 32 किलो वज़न 6 महीने में कम हो सकता है तो कोई भी कर लेगा। हमें लगता है कि कोई हिंदी मीडियम वाला व्यक्ति स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर कर इंग्लिश सीख लेगा तो कोई भी सीख लेगा। हमें लगता है कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हुए बिना एक कॉर्पोरेट ट्रेनर बन जाएगा तो कोई भी बन जाएगा। हमें लगता है अगर मयंक गुप्ता एलएफजी बन सकता है तो कोई भी बन सकता है, पर ऐसा नहीं है। मैंने भी शेयर मार्केट सीखा, मैं पैसे नहीं कमा पाया।
मैंने भी स्विमिंग बहुत सीखने की कोशिश की, पर मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं हो पाया। और कई बार ऐसी चीज़ों का संबंध हम इस बात से सोच लेते हैं कि उसने तो कर लिया और मैं नहीं कर पाया। हाँ, वो ऐसे 25 काम नहीं कर सकता ब्रो जो तू कर लेगा, और तू ऐसे 25 काम नहीं कर सकता जो वो कर सकता है। और इसका कोई भी संबंध किसी और चीज़ से नहीं है। ये सब सीमाओं का अंतर है। हमारी जैविक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सीमाएं। कितने लोग बेचारे जिम जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते क्योंकि उनके पापा का मानना है हाइट रुक जाएगी। कितने बच्चे हैं जो ये समझ गए कि भाई नॉनवेज ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलता है, वो दालों से नहीं मिल सकता, वो सोया से नहीं मिल सकता, वो दूध से नहीं मिल सकता, पर उनके पेरेंट्स नहीं समझते तो वो नॉनवेज नहीं खा पा रहे। कुछ लोग ब्राह्मण्स हैं, कुछ लोग जैन हैं, नहीं खा पा रहे। अब इन्हीं ब्राह्मण्स, इन्हीं जैन में कुछ लोगों के जेनेटिक्स अच्छे थे, वो किसी दूसरे तरीके से कोई और एडवांटेज लेकर बैठे हुए थे, और इस वजह से उन्होंने वेज होते हुए वो बॉडी बना ली। अब सोसाइटी में एक बात फैल गई कि देखो, वेज खाकर कौन बॉडी नहीं बना सकता, उसने तो बना ली। अब ना मैं नॉन वेज और वेज की बात कर रहा हूँ, ना मैं जिम की बात कर रहा हूँ, ना मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। हर बात को मेटाफोरिकली सोच के देखना। यहाँ पर मैं कोई साइंटिफिक लॉजिक देने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि हर चीज़ के खिलाफ, देखो यही मैं कह रहा हूँ, हर व्यक्ति, हर वैज्ञानिक अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है। अगर 10 चीज़ें सही हैं तो हर चीज़ को सपोर्ट करने वाली थ्योरीज और रिसर्च कहाँ से आ जाते हैं। मेरी किसी भी बात को आज गलत साबित कर देना कितना आसान है। पर क्या लगता है आपको कि मेरे जो बातें हैं उसके पीछे मेरे पास वैज्ञानिक तर्क और लॉजिक नहीं है? वो बस मैं देना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि विज्ञान अभी खुद ही अपनी सीमाओं में बंधी है। वो खुद ही अभी इवॉल्व हो रही है। वो खुद ही अपने आप को 10 बार गलत 10 बार सही साबित करेगी। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों के समझने के जो लिमिटेशंस हैं, जो वैज्ञानिकों की समझने, देखने, सोचने की सीमाएं, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही हैं, उस वजह से साइंस उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो साइंस खुद भी साइंटिस्ट की सीमाओं में बंधा हुआ है। वो उन लोगों की सीमाओं में बंधा हुआ है जो साइंस के इन एक्सपेरिमेंट्स को, इन रिसर्च को सपोर्ट करते हैं, फंड करते हैं। अगर मैं लेफ्ट विंग का व्यक्ति हूँ तो मैं कुछ ऐसी थ्योरीज, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर रिसर्च और रिव्यूज़ करवाऊंगा जिससे कहीं ना कहीं मेरी कोई बात सही साबित हो, वाइसा वर्सा। पर हर चीज़ के सपोर्ट में आपने देखा कैसे एविडेंस आ जाते हैं। और ये किस बात पर निर्भर कर रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति जो सोच रहा है, समझ रहा है, देख रहा है चीज़ों को, वो अपनी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, जैसे मैं। और इसीलिए मैं कोई ऑब्जेक्टिव बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा, जो आज तक की सारी फिलॉसफीज में होता हुआ है। मैं कोई भी बात, इस बात को भूल कर नहीं कर रहा कि मैं भी एक इंसान हूं। पर ये फिलोसोफर्स भूल जाते हैं। ओशो भूल जाता है, जिद्दू कृष्णमूर्ति भूल जाता है। वो बहुत अच्छी 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 बातें करते हुए फिर वो बातें करने लगते हैं जो बातें कायदे से एक इंसान होते हुए पॉसिबल नहीं है। करने को तो मैं भी कर सकता हूँ। ओशो एक बहुत महान थिंकर थे, पर दुनिया में डेब्यू करने से पहले वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर काइंड ऑफ पोजीशन लेकर एक यूनिवर्सिटी में बैठे रहे सालों तक। अपना डेब्यू 44 में किया। पहले जाकर सारे फिलोसोफर्स की फिलोसफीज़ को काटा, उनका खंडन किया। फिर धीरे 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 सही लोगों से जुड़ते चले गए, सही लोगों में उठना बैठना चालू हुआ, वो रिसोर्सेज आए, और फिर उसके बाद वो पीआर है। पर उन दोनों चीज़ों के बीच में क्या है?
उस व्यक्ति की सीमाएं, उस व्यक्ति का कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा होना, अपने आप को दुनिया से काट लेना, वो बना लेना जो वो चाहता था। क्योंकि ओशो खुद एक बात समझ गए थे कि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है, और उन्हीं में से एक सीमाएं हैं कि हम सबके अंदर एक भगवान जैसी कोई कल्पना करने की चाहत है। मैं भी चाहता हूँ कि भगवान सब ठीक कर दे, मुझे अकल आ जाए, नहीं हो रहा। पर अगर मुझे भी शायद वो लॉजिक, वो रीजंस मिल जाएं जो मैं मान सकता हूँ या मुझे मानने में आसानी हो जाए, तो शायद मेरी भी ज़िंदगी बदल जाए। मैं भी बोल दूंगा कि मुझे कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, मेरी लाइफ चेंज हो गई, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो जाए। मैं चाहता हूँ ये वीडियोस, जैसे मुझे पता है कि मैं फिर 5-7 साल से और ज़्यादा नहीं जी पाऊँगा अगर मैं ऐसे ही हरकतें करता रहा, इसी तरीके से रहा तो। और इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें बदल जाए मेरी लाइफ में। पर ये मेरे चाहने और ना चाहने के बारे में नहीं है। ये इन बातों को समझने के बारे में है कि हम में से हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा हुआ है। हम इनमें से कुछ सीमाओं को तोड़ सकते हैं, या उन्हीं सीमाओं में बंधे हुए रहकर उन सीमाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे एक 40,000 कमाने वाला व्यक्ति 3 साल तक सेम जॉब अगर करे तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो 50,000 रुपये कमा लेगा। दिस इज़ वन एग्जाम्पल कि आप अपनी सीमाओं को कैसे एक्सपैंड करते हैं। एक आदमी जिसके 2 बच्चे हैं, अब जैसे ही वो तीसरा बच्चा पैदा कर लेता है, अब उसके ऊपर और सीमाएं आ जाती हैं, उसने और जिम्मेदारियां ले ली। एक लड़की जो कल तक शादी नहीं कर रही थी, फ्री थी, अब उसकी शादी करा दी गई कहीं और। अब उसके ऊपर उस घर को मैनेज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। अब अगर वो अपने लिए 4-5 घंटे निकाल पाती थी पर डे, अब नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि अब नंबर ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नंबर ऑफ़ एक्शन, नंबर ऑफ़ टास्क बढ़ गए। तो हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हम में से तो हर व्यक्ति दुनिया जीत लेना चाहता है। ये इस चाहने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आज मैं यहाँ बैठा हुआ जब ये वीडियो बना पा रहा हूँ तो मैं अपनी सीमाओं में बंधा हुआ हूँ। पहली बार कोई ऐसी सीरीज़ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो बनाने के बाद जब मैं दोबारा देखता हूँ तो मैं एंगेज रहता हूँ, क्योंकि हाँ, ये बातें वो हैं जिनको मैं एक्चुअली मैं करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। पर अभी तक मैंने हज़ारों घंटे का वो कंटेंट बना लिया जो मैंने कभी अपलोड नहीं किया। बोलता तो मैं उसमें भी अच्छा था, पर मुझे सुनने में मज़ा नहीं आती थी वो बातें। क्यों? क्योंकि शायद वो बातें मेरी ऑथेंटिक बातें नहीं थी। वो बातें थी जिससे मुझे सोसाइटी में वैलिडेशन मिल रहा था, और मैं इसलिए करना चाह रहा था। इसलिए नहीं कि वो मेरी बात है, इसलिए कि जब मैं वो बातें करूँगा तो शायद मुझे और ट्रेनिंग्स मिल जाएं, इसीलिए कि शायद उससे मैं और पैसा कमा पाऊँ, इसीलिए कि शायद उससे मेरी पब्लिक इमेज अलग होगी, पर्सोना अलग होगा, दुनिया मुझे अलग तरीके से देखेगी। यही तो हो रहा है। जब मैं वो कंटेंट बना रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे एडिटर्स को हायर कर रहा हूँ, हर रील के ऊपर स्पेंड कर रहा हूँ, कंटेंट बैठकर अलग से लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो करना मेरी मजबूरी है। अच्छा, ऐसा नहीं है वो मेरी मजबूरी है, मुझे लगता है कि वो मेरी मजबूरी है, और शायद इसीलिए कभी मैं वो लाइफ को ढंग से जी नहीं पाया, कभी मैं फुल टाइम क्रिएटर उस तरीके से बन नहीं पाया, क्योंकि मैं वो काम नहीं करना चाहता। अगर मैंने वो काम जैसे तैसे 4-5 साल, 3 साल कर लिया और मैं उसमें अच्छा हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो इसका मतलब है और काम, इसका मतलब फ्री होना नहीं है। और यही कंसेप्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ आज। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो आखिरी जूता मैंने खरीदा था। एक्चुअली 2 साल बाद आज इसको निकाला है मैंने। 2 साल पहले भी तब छुआ था जब मैं इसको उठाकर रख रहा था, क्योंकि अब मेरे पास इन सब का कोई काम नहीं है।
इसको मैंने आज तक कभी पहना नहीं। ये नाइकी जॉर्डन 1 का कोई स्पेसिफिक कलरवे है। ये जब लॉन्च हुआ था तब मुझे जूते वगैरह पहनना बहुत अच्छा लगता था। पहनना नहीं जूतों का कलेक्शन करना। और ये वो जूता है जो मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा और उससे जो पैसा आया उससे ख़रीद लिया। यानी मैं ऐसे में लगभग महीने के 20-25 प्रोग्राम कर सकता था और ऐसे एक एक जूते पर डे बेसिस पर ले सकता था। पर उतनी खुशी जितनी मुझे ये जूते लेकर होती थी उतनी खुशी मुझे ये एक सिगरेट पीकर मिल जाती है। पहना तो मैंने ऐसे वैसे भी नहीं, तो यानी ऐसा तो है नहीं कि मैं इस टाइप के जूते पहनना पसंद करता था। पर कहीं ना कहीं मैं अपने दोस्तों से, मैं जिस कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा था उसका पार्ट बनने के लिए, या मुझे लगता था मुझे जूतों का शौक़ है और ये सबसे अच्छे जूते होते हैं, एन नंबर ऑफ कहानियाँ जो सुना सकता हूँ, पर मैंने ये जूता ख़रीद लिया क्योंकि मैं वो काम कर रहा था जो मैं करना नहीं चाहता था। जब मैं ये बोलूँगा किसी से कि मेरे पास 20 जोड़ी जॉर्डन्स हैं तो उसका एक मतलब है, राइट? और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे पास 20 जोड़ी जॉर्डन्स हो गए। पर क्या वो जॉर्डन्स मुझे सही में चाहिए थे? अब समझो, उस समय मैं फाइनेंशियली अच्छा कर रहा हूँ, दुनिया में मेरे जलवे हैं, चर्चे हैं, सब मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं, क्या सर हैं क्या सर हैं, वाह यार क्या पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाता है। मैं लाखों रुपए कमा रहा हूँ पर बैक ऑफ द माइंड मैं परेशान हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ, मैं लिख नहीं पा रहा, मैं अपने आप से बातें करने के लिए फ्री नहीं हूँ। मैं कितनी सारी ऐसी चीज़ें जो करना चाहता था, मैं कितने सालों से चेस खेलना चाहता था, कितने सालों से मैं रोज़ चेस खेलना चाहता था, मेरे पास टाइम ही नहीं था। 16 साल की उम्र से मैं एकदम लग के शायरी कर रहा था जो धीरे 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 छूटती चली गई। मुझे शायरी में बहुत इंटरेस्ट था, जितना टाइम मिलता था मैं शायरी करता था, पर जैसे जैसे मैं और सक्सेसफुल होता गया मैं शायरी नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो मेंटली फ्री नहीं था। मुझे अगर कल ट्रेनिंग लेनी है तो मेरे दिमाग में शायरी थोड़ी चलेगी। मुझे फिलोसोफर बनना था, मुझे बड़ी बड़ी बातें करनी थी, मुझे कुछ ऐसा बनना था। आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ क्योंकि मैं वो कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। पर इसके भी अलग ही दुख है। तो मैं ये आपको ये नहीं बोलना चाह रहा कि देखो ऐसे बन जाओ वैसे बन जाओ, सब जो सब चुदे हुए हैं ब्रो। यही कह रहा हूँ ना, हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं में बंधा है, हर व्यक्ति का अनुभव विशिष्ट और परिवर्तनीय है। और दुनिया में हम सबको जो करना पड़ता है, भले ही किसी ना किसी चीज़ से खुशी मिल जाए, हर चीज़ से खुशी नहीं मिलती। और फिर कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं जिसे किसी से खुशी नहीं मिलती, जैसे मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ मुझे खुशी नहीं मिलती। मुझे खुशी मिलती है लिख कर। पर सिर्फ लिखने के लिए मैं दुनिया भर के सारे दुख उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मतलब उठा ही रहा हूँ, पर ये मैं क्यों उठाऊँ अगर मेरे पास ना उठाने का ऑप्शन है? ये आज़ादी जो मुझे मिली हुई है, मैं ये बात समझ गया हूँ कि हर व्यक्ति हर चीज़ नहीं कर सकता। और इसीलिए लोग मोटिवेट हो तो जाते हैं पर रहते नहीं हैं, क्योंकि तुम उन्हें मोटिवेट करके जो चीज़ें करने के लिए कह रहे हो वो चीज़ें वो लोग अपनी सीमाओं में रहकर तुम्हारी तरह नहीं कर सकते।
जैसे मेरे से अक्सर कुछ लोग जो मुझे जानने लग गए अब थोड़े बहुत, वो आते हैं, उन्हें पता है कि मैंने अभी तक 3,500 गाने लिख लिए, मैं फ़िलोसोफ़र हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं, पर अब कुछ लोग जानने लग गए। ख़ासकर वो लोग जो मेरे बहुत आस-पास के हैं। मिलता तो किसी से नहीं हूँ। अब कभी-कभी फ़ोन आता है उनका और वो बात करते हैं कि सर लिखना तो हम भी चाहते हैं, पर नहीं लिख पाते, क्योंकि हमें पैसा भी कमाना है, हमें घर भी चलाना है, हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। पर हम लिखना चाहते हैं सर, हम लिख नहीं पाते। और मैं हालाँकि अब समझाता नहीं हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगली बार कोई पूछे तो मैं उससे बोलूँ ये वाला वीडियो देख लेना। पर मैं हर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कुछ और करना चाहता है, पर वो कर नहीं पा रहा। पर वो ऐसे नहीं सोच पा रहा कि वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अपनी सीमाओं में बंधा है। तुम्हें लग रहा है क्योंकि कल तुम्हें 10 बजे ऑफिस जाना है, तो तुम आज रात में शायरी नहीं कर सकते। पर मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कर तो सकते हो, तुम बस करना नहीं चाहते, वरना वो नौकरी छोड़ दो। आदमी बोलता है तुम पागल हो क्या, नौकरी छोड़ देंगे तो हाँ, तो बाकी चीज़ें भी छोड़ दो। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम क्रिएट नहीं कर पा रहे, तुम लिख नहीं पा रहे, तुम सोच नहीं पा रहे, तुम फ्री नहीं रह पा रहे, तो छोड़ दो। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आज समाज में जो मनाली चले गए, हिमालय साइड चले गए, लेह लद्दाख साइड चले गए, अपने कैफ़े खोल लिए, अपनी आर्टिस्टिक ज़िंदगी जी रहे हैं। ये नहीं कि वो भी बहुत सुखी हैं, उनके अपने दुख हैं वहाँ, वो उन्होंने वहाँ पाल लिए, क्योंकि वहाँ पे भी वो काम तो कर ही रहे हैं। पर अगर उन्हें खुशी मिल रही है, बात खत्म, फिर मैं कौन हूँ। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम्हें लाइफ में पैसा कमाने से सच्ची खुशी मिल रही होती तो तुम जो लिखने की बात कर रहे होते, तुम शायरी कर रहे होते, तुम फिलोसॉफी पढ़ रहे होते, तुम ये वीडियो देख रहे होते। क्या तुम उस रास्ते पर हो जिससे तुम करोड़ों रुपए कमा लो? मैं था उस रास्ते पर, मुझे नहीं मज़ा आया, मैं यहाँ आ गया। क्या मैं यहाँ लाखों रुपए, हज़ारों रुपए भी कमा पा रहा हूँ? नहीं कमा पा रहा, मैं 100 रुपये नहीं कमा पाया आज तक। पर क्या मैं 100 रुपये कमा नहीं पाया, या मैंने अपना कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाया? मैंने अपने गानों को सीरियसली लिया ही नहीं, मतलब डालने के बारे में, अपलोड करने के बारे में, रूटीन बनाने के बारे में, शेड्यूल बनाने के बारे में, बाकी आर्टिस्टों के साथ नेटवर्क करने के बारे में। तुम्हें पता है कि म्यूज़िक में सक्सेस कैसे होते हैं, और तुम सक्सेस नहीं हो रहे, और तुम परेशान हो रहे हो कि तुम म्यूज़िक में सक्सेस क्यों नहीं हो रहे। अरे तुम म्यूज़िक में सक्सेस थोड़ी होगे ब्रो। म्यूज़िक में कौन सक्सेस होता है? और जो सक्सेस हो गए म्यूज़िक में, तुम्हें क्या लग रहा है ये लोग सिर्फ आर्टिस्ट हैं? जैसे तुम मानते हो अगर ये लोग आर्टिस्ट हैं तो ठीक है, आई डिसअग्री, पर चलो ठीक है। अगर ये लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये लोग सक्सेसफुल भी हैं, तो तुम्हें क्या लगता है इनकी सीमाएं वही हैं जो तुम्हारी सीमाएं? तुम्हें नशा भी करना है, तुम्हें रंडीबाजी भी करनी है, तुम्हें गाने बनाने हैं, तुम्हें फूक के पड़े रहना है, तुम्हें स्टूडियोज़ में रहना है। यहाँ पैसा आता है, ऐसे आता है पैसा। तुम जो लाइफस्टाइल फ्लेक्स कर रहे हो, तुम खुद बताओ, अगर तुम ये बोल रहे हो तुम इस लाइफस्टाइल के साथ पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हें लग रहा है मैं चूतिया हूँ जो मान लूँगा? कोई प्रोडक्टिविटी है तुम्हारी? कोई लॉजिक है तुम्हारी बातों में? तुम्हें लग रहा है तुम ये होकर पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तुम इधर का उधर कर रहे होगे, कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे होगे, वैसी कर रहे होगे, करो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, पैसा उस लाइफस्टाइल से नहीं आता। जैसे यस, तुम्हें एक बहुत अच्छी लेबल डील मिल गई, तुमने अपने एल्बम्स को बेच दिया, तुम म्यूज़िक बनाने में लगे हुए हो, तुम फिगर आउट कर रहे हो एल्गोरिदम को, राइट? तो तुम सक्सेस होने के लिए कुछ एफर्ट्स लगा रहे हो। पर यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं ना। एक, तुम म्यूज़िक बनाने इसलिए नहीं आए थे कि तुम ये सब करो, तुम रील्स बनाने के लिए म्यूज़िक नहीं बना रहे थे, तुम्हें म्यूज़िक से पैसा कमाना है इसलिए तुम रील्स बना रहे हो। अगर मुझे इस कंटेंट से पैसा कमाना होता तो ये मैं 1 घंटे का कंटेंट बनाकर इस तरीके से नहीं डाल रहा होता।
ये पॉडकास्ट माइक है। ये मैंने इसलिए लिया था कि जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा तो ऐसे करूँगा। मैं अभी पॉडकास्ट बना रहा हूँ तो मैं इसे यूज़ क्यों नहीं कर रहा। भाई मैं अच्छा रैपर हूँ तो मैं ये लेकर आया कि मैं भाई अब ना स्टूडियो बनाऊँगा और अपने गानों को ना इस तरीके से डालूँगा। मैंने पता लगाया सबसे अच्छा माइक कौन सा आता है। एक ट्रेनिंग करने गया, मैं ये माइक ले आया। ऐसे ही मैं वो साउंड बॉक्स वगैरह भी ले आया था। आज तक ये चीज़ें ना मैंने फिट की, ना सेटअप बनाया, ना अपने गाने रिकॉर्ड किए। अभी भी ये कर रहा हूँ और मुझे पता है मुझे हो सकता है एग्जैक्टली वही हो जो अभी तक मेरे साथ होता है। इस वीडियो को कोई ना देखे, पर मैं फिर अपने आप से पूछता हूँ कि मैं ऐसे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। और मुझे जवाब मिलता है क्योंकि मैं ये बनाना चाहता हूँ। मुझे भूख लग रही है, बहुत तेज़ भूख लग रही है। अभी नीचे जाकर खाना खा लूँ, मेरा नहीं होता मन। मुझे पता है कि महीने में 4 ट्रेनिंग कर लूँ, 5 ट्रेनिंग कर लूँ, सब अच्छे से मैनेज होता रहेगा, एक बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बनाने के लिए आर्टिस्ट बना था मैं। मुझे दुनिया को लेकर चलना था अपने साथ। मुझे उन चूतियों में उठना बैठना था नहीं ना। वो सब मुझे करना पड़ता था ताकि मैं वो एक लाइफ अफोर्ड कर सकूं, ये चूतियाप कर सकूं, ये खर्चे कर सकूं जो अब मैं नहीं करना चाहता। मैं थक गया। पर मेरे लिखने पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 दिन पहले से मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाना चालू किया है। हर रात मैं 3-4 घंटे का कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब जब गिल्ट होता है तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद लिखने चला जाता हूँ, फिर आ जाता हूँ, फिर ये करने लगता हूँ, फिर लिखने चला जाता हूँ। मैं कल काफ़ी दुखी था तो मैंने ये एक पेंटिंग बनाई। ये मैं हूँ। जब दुनिया मुझे सबसे सक्सेसफुल कह रही थी तो मैं अंदर से ऐसा महसूस करता था। खैर, एक ही रात में मैं नज़में भी लिख लेता हूँ, शायरी भी कर लेता हूँ, फिर मैं गाने भी बना लेता हूँ, मैं ये कंटेंट भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ, मैं चेस भी खेल लेता हूँ। मैं जीवन में जो कुछ करना चाहता था वो सब कुछ कर लेता हूँ। और मुझे लाइफ के हर स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर जब मैं लाइफ के उस फेज़ में था तब भी क्या मुझे हर स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता था? तब मैं सक्सेसफुल होने की कीमत चुका रहा था, अब मैं रियल होने की कीमत चुका रहा हूँ। कीमत मैंने तब भी चुकाई, कीमत मैं भी चुका रहा हूँ। पहले मैं बाहर से खुश था और अंदर दुखी था। आज मैं बाहर से दुखी दिखता हूँ पर अंदर खुश हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं वो कर पाता हूँ जो मैं करना चाह रहा हूँ। ब्लैक फ्राइडे सेल है, मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, नहीं कर पा रहा। पर जब गाने लिख के उठता हूँ तो आई एम लाइक कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे। क्या वो चीज़ें सही में चाहिए थी? जब मैं सोच के देखता हूँ तो आई रियलाइज़ अगर सही में चाहिए होती तो दुख होता, गाने नहीं लिख पाता, 4 दिन फ्रस्ट्रेट होता, जाकर ट्रेनिंग करता, पैसे कमाता और जो चाहिए वो ले लेता। अभी आज एक लड़का आया था मिलने, यार सर मैं लिख नहीं पा रहा,
बात गाने बनाने की नहीं है, गाने तो मैं 2 महीने में बना लूँगा। प्रैक्टिस छूट गई है, 2 महीने करूँगा वापस हो जाएगी। और मैं मुस्कुरा के सोच रहा था सेम चीज़ मेरे साथ है। 2 महीने जाकर ट्रेनिंग करूँगा और जितने मेरे पास साल के दुख हैं वो सब सही कर लूँगा। पर ना वो म्यूज़िक बनाने आ पाएगा। और आ जाए तो अच्छा है, ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग आ जाएं, बेटा तुम भूले हो, शाम तक वापस आ जाओ, रात मत करो। तुम लोग नहीं बने पैसे कमाने के लिए, तुम लोग नहीं बने सक्सेसफुल होने के लिए, तुम लोग नहीं बने दुनिया पे राज करने के लिए। मैं भी चाहता हूँ ये सब करना, मेरे चाहने के बारे में नहीं है। ये सब जब मैंने किया तो इस दौरान मुझे वो हर चीज़ मिलने लग गई थी जो मुझे चाहिए। अगर वो चीज़ मुझे सच्ची खुशी देती तो शायद मैं वही चीज़ें और कर रहा होता। पर मैं आज ये बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि हम एक्चुअली में वैसे थोड़ी हैं जैसा हमें बताया गया है। हमारे तो सारे मूल्य, सारी बातें, सारी संरचनाएं समाज की ये आदर्शों के ऊपर बेस्ड है। ये तो आइडियोलॉजीज़ हैं जो हमें फ़िलॉसफी की तरह बताई जा रही हैं। फ़िलॉसफी का मेन काम इंसान को आदर्शों के बोझ से मुक्त करना है। मुझे नहीं पता बाकी फ़िलॉसफीज़ क्या कहती हैं, एटलीस्ट ऑब्जर्वेटिज़म का गोल यही है। ये लिबरेशन की फ़िलॉसफी है, क्योंकि ये ऑब्सेशन की फ़िलॉसफी है, ये बैलेंस की फ़िलॉसफी नहीं है। ये सक्सेस की तो गांड-फाड़ फ़िलॉसफी है। अगर मेरी ही बातों को तुम उल्टा करके सक्सेस पे अप्लाई कर दो तो गैरी वी भी शायद कुछ ऐसी बातें करता है। मैं जब कैसे ये करूँगा, कैसे वो करूँगा सोच रहा था तो गैरी वी की एक बहुत अच्छी बात थी जो मुझे याद आई कि अपने मम्मी के बेसमेंट में या गैरेज में शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें घर रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना बिजनेस बिल्ड करो ताकि 10 साल बाद तुम वो लाइफ जी सको जो तुम्हें जीना है। मैं बोल रहा हूँ सुनो, वो लाइफ तुम्हें मिलेगी नहीं जो तुम्हें जीना है। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कहना चाह रहा वो लाइफ तुम्हें बनानी पड़ेगी, तुम्हें चाहना पड़ेगा, तुम्हें सोचना पड़ेगा। तुम चाहते रह जाओगे। मेरे लिए वापस से जिम जाना, वापस से शेप में आना, सच बताऊँ 30 दिन का काम भी नहीं है। क्योंकि मैं 3-4 बार वो फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन कर चुका हूँ, वो बॉडी बॉडी बना चुका हूँ। मयंक गुप्ता बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सर्च करना, कभी कोरा पर मेरी प्रोफाइल देखना। पर मैं कैसे किसी को बताऊँ, वो सब करके भी मैं खुश नहीं था। और आज कुछ भी नहीं है मेरे पास, पर मैं एक्चुअली मैं खुश हूँ। क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं। हम कब तक अपने आप से भागेंगे, हम कब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे। ये दुनिया है, यहाँ हर व्यक्ति सफ़र कर रहा है और हर व्यक्ति इस सफ़रिंग के लिए एक वजह ढूंढ रहा है। कुछ लोगों को वो वजह मिल गई, कुछ लोगों की किस्मत ने साथ दिया और वो वजह रिटेन हो गई। जैसे मैं हमेशा ना एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे ऑब्जर्वेटिज्म के एक सबसे प्रमुख एग्जांपल्स में ये एग्जांपल हमेशा मैं चाहता हूँ रहे। आप ये जब भी कंपैरिजन करें, जैसे ऑब्जर्वेटिज्म जब किसी को समझाएं तो यूज़ दिस एज अ मेटाफोरिकल एग्जांपल के सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों दुनिया के लिए कितने अलग अलग लोग हैं, पर ऑब्जर्वेटिज्म में इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी गोट था, ये भी गोट है, ये भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल है। इसने भी खूब पैसे कमाए, इसने भी खूब पैसे कमाए, इसने भी खूब तरक्की की, इसने भी खूब तरक्की की। फिर ये कुछ आदतों में पड़ गया, ये ड्रग्स में लग गया, ये उसमें लग गया। अरे क्रिकेट में मज़ा आ रहा होता तो कर रहा होता क्या ये सब? उसे नहीं पता उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। जैसे जो व्यक्ति टॉप पर पहुंच गया 17-18 साल की उम्र में, आप ये कह रहे हो 25-26-30 साल में उसमें अकल नहीं थी ये सोचने की कि क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है। कहीं ना कहीं
भले ही विनोद कामली खुद ना माने इस बात को, क्या वो मेरी तरह सोच पा रहा है क्या? भले ही विनोद कामली खुद ना समझे इस बात को, उसे क्या लग रहा है यार ये मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ? अरे तू यही करना चाह रहा था ब्रो। तुझे एक्चुअली में सक्सेसफुल होने के लिए सक्सेसफुल नहीं होना था। तुझे बचपन से बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी, तुझे बहुत सारी चीजों पे वैलिडेशन चाहिए था, एंड यू वर लाइक कब मिलेगा कब मिलेगा, एंड देन यू गॉट इट। और तुम उस वैलिडेशन में चले गए, दुनिया इसको बहकना बोल दे। तुम्हें जैसे समझो, उसे चाहिए था एक्सीलेंस, सचिन को, ही गॉट इट। उसे उस एक्सीलेंस में मजा आ गया, अंडरस्टूड। उसके अंदर वर्क एथिक था, उसके अंदर डिसिप्लिन था, यस। ये सब इसमें भी था, वरना वो दोनों साथ में क्यों आए? जैसे वो आगे पीछे और साथ में क्यों थे? जैसे मैं तो एग्जाम्पल के सेक के लिए ये भी कह सकता हूँ, आप डिसएग्री भी नहीं कर सकते, कि पहले वाले फेज में विनोद कामली वॉज अ बेटर क्रिकेटर, बेटर देन हुम, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो यानी कहीं ना कहीं क्रिकेट की एक्सेलेंस जो थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, स्किल और अच्छी होगी कामली की। इससे इस बात का क्या संबंध है कि अब एक व्यक्ति अगर टॉप पे पहुंच सकता है तो अब वो पहुंच ही जाए, वो रहे। तुम टॉप पे पहुंचना चाहते थे, तुम पहुंच गए। तुम टॉप पर नहीं रहना चाहते थे, तुम वापस आ गए। तुम पैसा कमाना चाहते थे, तुमने कमा लिया। तुम नहीं कमाना चाहते थे, नहीं कमा पा रहे। पर जो कमा नहीं पा रहे हैं चाहते हुए भी, वो क्यों नहीं समझ रहे कि ये उनकी सीमा है? कल मेरे से कोई एक आर्टिस्ट मिला, बोला सर मैं काम में तो बहुत अच्छा हूँ, पैसे नहीं कमा पाता। मैंने, मुझे खुद बता दे तू एक बात, कि तू दिन में कितनी ऐसी एक्टिविटीज़ करता है जो मनी मेकिंग होती हैं। जैसे तुझे पता है कि तू एक प्रोड्यूसर है, तू जब दूसरों के गाने बनाएगा तो तेरे पैसे आएंगे, वो भी तब जब उन्हें पहले से पता होगा कि इसे पैसा देना है। यानी कितने लोग तेरे से गाने बनवाने के लिए मिलने आते हैं, कितने लोगों से तू चार्ज करता है, कितने लोगों को जाकर तू अपनी सर्विसेज पिच करता है, कितने लोगों को तू जो गूगल पे इंक्वायरी करते हैं उनके साथ हाथों हाथ बात करता है और उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। बोलता सर नहीं करता ऐसा, मैंने तो भोसड़ी के पैसा कैसे आएगा? पर क्योंकि मैं ऑब्जर्वेटिज्म का जनक हूँ, मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ ब्रो, तुझे ये चीज़ें चाहिए ही नहीं थी। तूने स्टूडियो इसलिए बनाया था ताकि तू एक ऐसे माहौल में रह सके जहाँ तू आर्टिस्ट की ज़िंदगी जी सके। यू ऑलवेज लव्ड द लाइफ स्टाइल, द आइडिया, द थॉट प्रोसेस ऑफ बींग एन आर्टिस्ट, और नाउ यू आर इंजॉइंग इट। बट मुझे भी लाइफ में कुछ करना है, मैं भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, फैमिली है सर, परिवार में सर, सर मेरी शादी भी तो होगी। हाँ, उलझ जा या मत उलझ, ये माया है। इसमें एंगेज हो जाएगा तो तुझे पता नहीं चलेगा ये माया है। या तो इससे डिसंगेज हो पूरा, और या इसमें उतर जा। मैं तुझे कुछ भी ये नहीं बता रहा हूं कि तुझे ये करना है। ये देख, ये ऑप्शन है, इसको तुझे हाथ से उठाना है या नहीं उठाना, ये मैं तेरे हाथ में रख नहीं रहा। ऑब्जर्वेटिज्म की फिलॉसफी किसी के लिए नहीं है, ये हमेशा यहीं रहेगी। आपका यहाँ स्वागत है, या आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं किसी से बहस करने नहीं आ रहा। मैं जिन लोगों से बहस करूंगा वो लोग मर चुके हैं। मैं चाहता हूं मैं जब मर जाऊं तब आप मेरे से बहस करना। मैं आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। मुझे बहस करनी होती तो मैं इन बातों पे बहस नहीं करता। ये वो बातें हैं जो फाइनली मैं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी बातें हैं, ये मेरा सत्य है, मैंने दुनिया को इस नज़रिए से देखा और वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस पे क्या तर्क करोगे बहनचोद? क्या इन बातों पे मुझे गर्व है? नहीं ना। क्या ये वो बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि सुनो, ये वो बातें हैं जिससे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी? बदलेगी। ऑब्जर्वेटिज्म को देखने के दूसरे नज़रिए मैं बोल रहा हूँ। मयंक गुप्ता के ऊपर भी ऑब्जर्वेटिज्म पूरी तरीके से फिट होता है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं पूरी तरीके से दुनिया से कट गया। मैंने अपने मेंटोर को ज्वाइन किया। मैंने जिम रॉन की एक बहुत अच्छी बात पढ़ी कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। ये भी देखो ऑब्जर्वेटिज्म में आकर कनेक्ट हो जाएगा कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके समाज, आपके दोस्तों, आपके मित्र का पड़ता है। अब अगर आप इन्हें चूज कर सकते हो और चूज करते हो और सही चूज करते हो तो उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा। पर आप क्यों सही चूज करोगे आपको जब उन लोगों के साथ मजा नहीं आ रहा? जिन लोगों के साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैंने अच्छे रिलेशंस बनाए थे,
उन्हीं लोगों के अब फ़ोन नहीं उठाता मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अब कौन सी बातें होंगी। मुझे काम की बातें नहीं करनी। हमने बर्बाद कर ली ज़िंदगी अपनी, और इस बात की खुशी है हमें। तुम्हें मज़ा आ रहा है तुम लो, तुम्हें नहीं आ रहा मेरी बात समझो। तुम्हें लगता है ये बातें ठीक है, ठीक है। तुम्हें लगता है नहीं है ठीक है, भाड़ में जाइए बातें। ऐसे हज़ारों फिलोसोफर्स हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, जिन्हें मैं बोलना चाहता हूँ सर आपकी माँ की चूत सर, पर क्या सेंस है इन बातों का, बोल दो। बात यह है कि वो अपनी सीमाओं में बंधा था। उसको समाज से, परिवार से वो चीज़ें मिली जिससे उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी बदल गई। जो उसके सपने थे उसने उन वजहों से पूरे कर लिए, तो वो सोसाइटी के प्रति ग्रेटफुल है, वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, एंड वो एक कमाल का थिंकर है। तो उसने एक फ़िलॉसफी बना ली, वो व्यक्ति इनेमुअल कांट बन गया। वो मोरालिटी की बातें करेगा, वो एथिक्स की बातें करेगा, हाँ, बिकॉज उसे सोसाइटी से वो फ़ायदा मिला। मैं दुखी हूँ तो सोसाइटी की वजह से हूँ, वो खुश है तो सोसाइटी की वजह से। और इसीलिए हम सबकी फिलॉसफीज भी हमारी सीमाओं में बंधी है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हम तो सही और गलत भी अपनी ईज, अपना कंफर्ट, अपनी लिमिटेशंस को देखकर बनाएंगे ना। जो बातें, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात मानने से अगर आपकी पिछली 40 साल की सारी बातें कट जाएंगी, तो अभी इस बारे में थोड़ी है मेरी बातें सही हैं या गलत, आपको गलत लगेंगी और आप सही हो, वरना आपकी जिंदगी का तो फाउंडेशन ही हिल गया ना। क्यों, जब नास्तिक लोग आस्तिक लोगों के साथ बैठकर तर्क करते हैं तो आस्तिक लोग उनकी बात नहीं समझते? क्योंकि एक, उनके अनुभव विशिष्ट हैं, परिवर्तनीय हैं। वो एक नास्तिक की बातों को ना समझ पाते हैं ना देख पाते हैं वैसे। दूसरी बात, अगर एक आस्तिक व्यक्ति ये मान ले कि वो गलत है, तो उसका खानदान, उसका समाज, उसका परिवार, उसके आइडल्स, उसके रोल मॉडल्स सब गलत हो गए। अब अगर उसकी ये थॉट प्रोसेस वो चेंज कर ले, तो क्या वो जो परिवार, वो जो समाज, वो जो ज़िंदगी उसने बनाई है, वो उसमें रह सकता है? ये भगवान होने और ना होने के बारे में नहीं है, ये उस आइडेंटिटी के बारे में है जिससे वो प्यार करता है या नहीं करता। तुम नास्तिक हो क्योंकि तुम उस आइडेंटिटी को तोड़ना चाहते थे, इसलिए नहीं कि क्योंकि तुम नास्तिक थे। मैं भी नास्तिक हूँ, पर मैं आस्तिकों का नास्तिक हूँ। मैं नास्तिकों को क्या बताऊँ नास्तिकता के बारे में? आस्तिक लोगों को मैं नास्तिक लगूंगा, मैं नास्तिकों का नास्तिक